डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 ट्रांसलेटरी मोशन में इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम डीज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पहले भी मोमेंटम के बारे में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम में दो चीज़ें आपकी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट आपकी वेरिएबल्स हैं, जिनमें एक मास और एक वेलोसिटी, उन दोनों का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। इस मोमेंटम के ही लॉज को इन दोनों में डालकर इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को हम समझेंगे। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, इस बात पे दो राय नहीं है। हाँ, इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, आपके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगी, यानी मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, यानी ये कंजर्व्ड ही रहेगा हर सूरत में, हाँ इलास्टिक कोलिजन हो इनइलास्टिक कोलिजन हो। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में एक्चुअली फर्क क्या है? मैं सबसे पहले आपको इनइलास्टिक पढ़ाऊंगा, फिर इलास्टिक की तरफ चलता हूँ। Inelastic collision is a collision in which momentum is always conserved, यानी नंबर 1 इसका momentum is conserved, मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं आती, मोमेंटम बिल्कुल ठीक रहता है, वही रहता है जो है। लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है इज नॉट कंजर्व्ड, ये आपकी कंजर्व नहीं रहती, ये चेंज हो जाती है आपके पास। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्ज करें एक आपका एस्टेरॉयड जमीन के साथ आकर टकरा जाता है, तो जिस टकराने से पहले एस्टेरॉयड और जमीन का आप जो टोटल मोमेंटम था और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम था, दैट इज ऑलवेज कंजर्व, वो कंजर्व रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई में बिल्कुल एक जैसी नहीं रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी तब्दील हो जाएगी, यानी एक जैसी नहीं रहेगी। आपने देखा कि वो एस्टेरॉयड जमीन के साथ टकराया और इवन जमीन की मूवमेंट में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा होल अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी ली जाए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का बहुत गहरा ताल्लुक जो होता है वो आपका स्पीड के साथ होता है, वेलोसिटी के साथ, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v स्क्वायर के। तो आपका चूंकि वेलोसिटी वो नहीं रही, तो काइनेटिक एनर्जी एब्रप्टली चेंज हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी वैसे ही नहीं रहने वाली। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास जीरो नहीं होती, यानी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी सेम नहीं रहती, यानी चेंज हो जाती है। मतलब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारी लाइफ जैसे एक अगर ट्रॉली है वो जाके किसी कार के साथ टकराती है, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम तो कंजर्व रहेंगे, लेकिन वो टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज होती हैं वो किसी और चीज़ में चेंज जाती है। जैसे जब टकराने से पहले जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी इसलिए एक जैसी रहती क्योंकि वो दोनों जो बॉडीज थी उन दोनों ने एक अपनी एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज कर दी, जैसे डिफॉर्मेशन में यूज हो गई, हीट में यूज हो गई, साउंड में यूज होगी, तो बहुत सारी एनर्जी हमारी जो है वो वहां जाया हो गई। तो स्टूडेंट्स, जब आपकी डिफरेंट किस्म की एनर्जीज अप्लाई होती हैं तो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी कभी एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक बॉडी को, एक पत्थर को किसी दूसरे पत्थर के ऊपर हिट करता हूं, तो फायर होने से पहले, यानी पत्थर को फेंकने से पहले और पत्थर को फेंकने के बाद दोनों की मोमेंटम एक जैसी थी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक जैसी रहती है, क्योंकि टकराने के बाद हो सकता है कि पत्थर से टकराकर उसको डिफॉर्म कर दे या उसको ब्रेक कर दे और उसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो जाए, तो बहुत बड़ी एनर्जी आपकी जो है वो कंज्यूम होगी किसी और काम में। चूंकि बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई होती है, तो फिर जो थोड़ी सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की रहती है वो बहुत कम रह जाती है, जो कि आपको बाद में टकराने के बाद मिलती है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी
सेम नहीं रहते। लेकिन मूव करें इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ये दोनों कंजर्व रहती है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर दुनिया में अगर देखा जाए तो हर दो बॉडीज जो कोलाइड करती है साउंड तो प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है बहुत रेयर चांसेस ही होते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में चली जाए। तो इसका मतलब हुआ क्या, बहुत मुश्किल है कि ऐसी बॉडीज को ढूंढना जो एग्जैक्टली इलास्टिक कोलिजन पे काम करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाएं, स्मॉल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में चले जाएं, जैसे, और बल्कि यूं करें जैसे एक जार है, जार में अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, गैस के मॉलिक्यूल जार से टकराते हैं और टकरा कर वापस आते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी नियरली कंजर्व, बल्कि तकरीबन कंजर्व ही रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जार में मौजूद जो पार्टिकल हैं गैस के, वो सारे के सारे इलास्टिक कोलिजन में होते हैं, बिकॉज यू डोंट हियर एनी काइंड ऑफ साउंड, you don't hear any kind of energy that has been destroyed in it। किसी किस्म की एनर्जी जो डिस्ट्रॉय होगी वो भी आपको नहीं पता चली। तो इसका मतलब है नियरली एनर्जी सारी की सारी हमारी कंजर्व हो चुकी है। सो बहरहाल हम रियल लाइफ में ये करेंगे कि बिलियर्ड बॉल्स, हालांकि एक बिलियर्ड बॉल को दूसरे बिलियर्ड बॉल से अगर टकराया जाए तो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज नॉट फुली इलास्टिक, लेकिन हम उसको नियरली इलास्टिक कह सकते हैं। तो हम बिलियर्ड बॉल्स के हवाले से इंशाल्लाह आपको मजीद जो है इस टॉपिक को समझाएंगे। सो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल जैसी हैं, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इलास्टिक कोलिजन जो है एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और साथ साथ हमारी मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम चाहेंगे कि आपको कुछ इक्वेशंस भी समझा दी जाएं कि अगर फर्ज करो एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है और इलास्टिकली टकराती है, तो टकराने के बाद उनकी स्पीड में क्या फर्क पड़ता है और उनके क्या फार्मूलाज अखज़ किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये दो बॉल्स ले लें, एक ये बिलियर्ड बॉल ले लेता हूँ, एक ये बिलियर्ड बॉल ले लेता हूँ। इसका मास का नाम रख लेता हूँ m1 और इसके मास का नाम रख लेता हूँ m2। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं, x डायमेंशन में जा रहे हैं, एक ही डायमेंशन में। इनकी स्पीड u1 कर लेता हूँ इनिशियल स्पीड, और इसकी जो स्पीड है वो u2 कर लेता हूँ, सच दैट u2 इज लेस देन u1, u2 u1 से छोटी है। ऐसे कर लेते हैं, u2 u1 से छोटी है। और u2 u1 से क्यों छोटी है? अगर u2 u1 से बड़ी हो गई तो u1 कभी भी उसको पकड़ नहीं सकेगा। तो मैंने इस तरह दोनों को ट्रैक किया कि u1 की स्पीड u2 से u2 की स्पीड u1 से कम है। अब होगा क्या, इसका मोमेंटम जो है फर्स्ट मोमेंटम वो m1 u1 है और इसका m2 u2 है। आपको पता है कि मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं। अब इनका जो टोटल मोमेंटम बना वो क्या बना, m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज बिफोर कोलिजन, यानी बिफोर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम था वो था m1 u1 प्लस m2 u2 था। दिस इज व्हेन दे वर नॉट कोलाइडेड, जब वो आपस में टकराए नहीं थे, टकराने से पहले का मोमेंटम था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये बॉल गई, चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, ये जाके उसके साथ टकराई, ये टकरा गई ये, और ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम थी। उसने इस साइड पे इसको फोर्स फ्रॉम की और ये उसको उस साइड पे फोर्स फ्रॉम कर रही थी। अब इसकी स्पीड बढ़ गई वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कम हो गई, और उसके बाद ये m1 और ये m2 थे, और उसके बाद ये बॉल फिर उसी डायरेक्शन में जा रहे थे।
लेकिन इस दफा इसकी स्पीड v2 होगी और इसकी स्पीड v1 होगी। मैसेज में तो आपको पता है जिस तरह का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैसेज भी होता है। मैसेज में फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होने लगा कि ये बॉल अगर छोटी सी है टकरा के फुटबॉल बन जाए, नेवर, इट विल रिमेन सेम, ये वही रहेगी हमारे पास। तो टकराने से पहले जो इसका मोमेंटम है वो m1v1 है और इसका जो मोमेंटम है वो m2v2 है, और जो इनका सम होगा, ये मैंने प्राइम रख लिया ऊपर, m1v1 प्लस m2v2, ये हमारे पास हो जाएगा। सो आफ्टर कोलिजन जो अब नया मोमेंटम आया है वो m1v1 प्लस m2v2, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी, इनफैक्ट मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एक चीज, हाँ आपकी इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, एक चीज आपकी सेम रहती है और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम सेम रहता है, यानी टकराने से पहले वाला मोमेंटम और टकराने के बाद वाला मोमेंटम, दोनों मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहेंगे। टकराने से पहले क्या था, m1u1 प्लस m2u2, और टकराने के बाद हो जाएगा m1v1 और m2v2, ये हो जाएगा। m1v1 यहां प्लस हो रहा है, इसको जब यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो रहा है, ये वहां जाके हो जाएगा माइनस, आई एम सॉरी u2। तो अगर मैं इसमें से चाहूं तो m1 कॉमन निकाल सकता हूं, u1 माइनस v1, और ये हो जाएगा m2 अगर कॉमन निकालें v2 माइनस u2। सो स्टूडेंट्स, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। मैं आप जरा ये आप बता रहा हूं, चाहूंगा कि सारी इक्वेशन को अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड करें। ये तो था स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब वो दोनों बॉल्स जो थी, जो यहाँ हमने हम सॉरी ड्रॉ की थी, वो दोनों बॉल्स, उनका मास तो m1 और m2 था, स्पीड u1 u2 थी, और जो मोमेंटम था वो m1 u1 और उसका m2 u2 था। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 u1 का स्क्वायर और इसकी थी हाफ m2 u2 का स्क्वायर। तो जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जियों का सम करेंगे, ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। ये बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन मैंने आपको बताया था कि ये इसकी स्पीड v1 हो गई थी और इसकी स्पीड v2 हो गई थी। तो काइनेटिक एनर्जियों का सम इस जगह पे आफ्टर कोलिजन हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा हाफ m2v2 का स्क्वायर। तो चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, टकराने से पहले और टकराने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जियों में किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता, यानी ये वाली काइनेटिक एनर्जी और ये वाली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन का रूल है कि काइनेटिक एनर्जीज हमेशा कंजर्व रहती है। सो ये हो गया हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये वाला हमारे पास है हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। इट वाज व्हेन दे have been collided and they were about to collide, दोनों के काइनेटिक एनर्जीज इक्वल आ गई। जब हम यहां से 1/2 कॉमन निकालेंगे, m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर, और जब यहां से 1/2 कॉमन निकालेंगे m1 v1 स्क्वायर, आई एम सॉरी m2 v2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। 1/2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी मेथड से सेम मैथ वाली वैल्यूज एक साइड पे लेकर आ जाए। ये देखें, ये यहाँ प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहाँ लेकर आएंगे ये यहाँ माइनस हो जाएगा।
सेम ये यहां प्लस हो रहा है, इसको वहां ले जाएंगे तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। जिस तरह आपने यहां से mass 1 कॉमन निकाला, यहां से भी निकालें u1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, जब mass 2 कॉमन निकालेंगे v2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं बेसिक हमारे अलजेब्रा के फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी के। यहां भी ऐसा ही होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गए। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं चाहूं तो इन दो इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकता हूं, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 से आप डिवाइड कर दें, वी गेट हमें क्या मिलता है। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखूंगा, आप जरा खुद सोचे, ये इक्वेशन है m1 इंटू u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। यहां आपका ये इसके नीचे चला जाएगा। ये वाला इक्वेशन क्या है, m1 u1 माइनस v1, ये है m2 v2 माइनस u2। आप स्टूडेंट देखिए m1 कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। आपने देखा आपके पास क्या आया स्टूडेंट्स, ये u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। यानी अगर और से देखा जाए, ये वेलोसिटी थी टकराने से पहले वाली बॉल 1 की, और टकराने के बाद बॉल 1 की जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो इक्वल हो गई टकराने से पहले जो बॉल 2 की वेलोसिटी थी। ये और ये टकराने के बाद जो बॉल 2 की वेलोसिटी थी, इनका सम आपस में इक्वल होता है। यानी एग्जांपल, अगर एक बॉल आपकी 5 की स्पीड से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, दूसरी बॉल उसको 6 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है, तो टकराने के बाद जो अगली बॉल है उसकी 6 हो जाएगी और पीछे वाले की 5 हो जाएगी, सच दैट एक बॉल की पहले और आखिर वाली वेलोसिटी का सम दूसरी बॉल की पहले और आखिरी वेलोसिटी के सम के इक्वल आ जाएगी हमारे पास। ये एक बात भी यहां से साबित हो गई। अब स्टूडेंट मैं चाहूंगा कि हम इसको मजीद सॉल्व करें। हाँ जी डियर स्टूडेंट, अब आप यूं करते, देखिए ये टकराने से पहले वाली फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी, ये टकराने के बाद फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी। मैं चाहूंगा कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी और ये वेलोसिटी आपको पता चल जाए। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये u1 यहां क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये जब आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे वहां जाके माइनस हो जाएगा। अगर मैं चाहूं इस पूरी इक्वेशन को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास दी हुई है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें m1 को अंदर, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। हम चाहें तो इसमें ये अप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए वहां क्या वैल्यू थी, v1 की वैल्यू है, इस v1 की जगह पर हम डाल देते हैं v2 प्लस u2 v2 प्लस u2 माइनस u1, और ये हमारे पास है m2 v2 माइनस m2 u2। स्टूडेंट्स आपको पता है मेरे फाइंड करनी है v2 की वैल्यू। मैं यहां से ये माइनस हो रहा है, इसको इस साइड पे फेंक दूंगा और ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। m1 u1 माइनस m1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m1 v2 m1 को इससे करेंगे m1 u2 माइनस माइनस प्लस m1 u1, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर के साइंस भी चेंज होंगे।
और यहाँ हमारे पास M2V2 माइनस, सॉरी ये मैंने इसको, ये यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ जाके जब मैं इसको थ्रो करूंगा और ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट देखिए कोई चीज कट तो नहीं रही, कुछ कटे ना कटे, ये यहाँ माइनस हो रहा है V2 वाला, ये वहां जाके हम जो है फेंकेंगे और ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। ये M1U1 है, ये M1U1 है, ये देखें M1U1 और M1U1 हो जाएगा 2M1U1। अब इसको तो हमने वहां रखा है, ये है हमारे पास प्लस M2U2 और ये था माइनस M1U2। ये यहां क्या हो रहा है माइनस, और ये वहां जाके हो जाएगा प्लस M1V2 प्लस M2V2। अब आप देखें स्टूडेंट्स 2M1U1, जब आप इसमें से U2 कॉमन निकालेंगे बाकी बच जाएगा M2 माइनस M1। जब इसमें से आप V2 कॉमन निकालेंगे तो M1 प्लस M2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये यहां क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहां जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा और ये इससे M2 माइनस M1, ये U2 में यहां लिख रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास टकराने के बाद जो बॉल की वेलोसिटी थी वो आ जाएगी 2M1U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। ये आ गया। हम इसके बाद इसकी थोड़ा सा ऑपरेशन भी करेंगे कि अगर बहुत सारी ऐसे इफ्स एंड बट्स हैं जिनको हमने इनमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट आपने देखा टकराने के बाद जो वेलोसिटी आती है किसी भी बॉल की वो ये होती है हमारे पास। अब आते हैं स्टूडेंट, यहां से अगर मैं चाहूं तो V1 की बजाय मैं V2 की वैल्यू यानी V2 इसी जगह पे रखूं, ये यहां आपका प्लस हो रहा है, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू को उठाकर मैं इसी इक्वेशन में डाल दूंगा। इक्वेशन मेरे पास स्टूडेंट आप देख लें क्या है, M1U1 माइनस M1V1 इज इक्वल टू M2V2 माइनस M2U2। ये हमारे पास दी हुई है। मैं V2 की वैल्यू को यहां से उठाता हूं और यहां जहां V2 है बल्कि एक ही जगह पर है और इस जगह पर इसको फिक्स कर देता हूं। V2 की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी, U1 प्लस V1 माइनस U2 माइनस M2U2। M1U1 माइनस M1V1, M2 को स्टूडेंट जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे M2U1, M2 को जब इससे करेंगे M2V1, M2 को इससे करेंगे M2U2 माइनस M2U2। ये हमारे पास आ जाएगा M2U2 और ये माइनस M2U2 आ गया। स्टूडेंट्स ये V1 है, इसको हमने वहां रखना, बाकियों को इस साइड पे रखना। इससे पहले ये देखें ये चीज, ये हमारे पास M1U1 इज इक्वल टू M2U1 माइनस M2V1, माइनस माइनस प्लस होता है माइनस 2M2U2 और ये चीज जो माइनस हो रही थी इसको मैंने यहां जाके प्लस कर दिया, M1V1 आ गया। अब ये दोनों चीजें जो यहाँ ये माइनस हो रही है ये प्लस हो रही है और ये माइनस वहां जाके प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये M1U1 है, ये यहाँ जाके माइनस M2U1 हो जाएगा, ये माइनस है ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2M2U2 इक्वल टू स्टूडेंट्स में इसको प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ M1V1 और ये है प्लस M2V1। ये आ गया। स्टूडेंट्स देखें इन दोनों में से U1 कॉमन आ रहा है, M1 और M2 में से U1 आप कॉमन निकाल लें, ये आ गया 2M2U2। इन दोनों में से V1 कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा M1 प्लस M2।
ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, यानी हम लिख सकते m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट बॉल है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हमारे पास m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हमारे पास आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलास्टिक इन इलास्टिक और इन इलास्टिक को वन डायमेंशन में पढ़ा। व्हाट वी हैव स्टडीड, we studied if two balls are going in one dimension and one ball has comparatively lower speed than the other ball that is following it. So when they collide, after a collision, they will have different velocities. So first thing that we have studied is the sum of the velocities before collision, after collision of the first ball is always equal to sum of the velocity of the second ball before a collision and after a collision. After that, what we have found, we put these values in these equations and we got two different velocities of two different balls after the collision. So after the collision, the velocity of the first ball could be m1 minus m2 divided by m1 plus m2, u1 plus 2m2 u2 divided by m1 plus m2, and this could be this one. अगर आप चाहें इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। आपकी बुक में ये माइनस का नहीं प्लस का दिया हुआ है, ये प्लस माइनस का दिया, लेकिन बाहर माइनस का साइन दिया हुआ है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहां से माइनस कॉमन निकालें तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। होपफुली आपने ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से लिया होगा। इसके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें आ रही है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 के बाद लेक्चर नंबर 9 न्यूमेरिकल्स में होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।